अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स। हम लोग CSS पर जो है वही लेक्चर 2 कर रहे हैं। हमारा ट्यूटोरियल 2 है CSS पे। एंड अब तक अगर आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमने अब तक HTML जो है वो अपने 8 वीडियोस HTML में रिकॉर्ड किए हैं, और उसमें मैंने जो बेसिक से कम से कम इतना आप लोगों को बताया कि आप लोग एक वेब पेज में जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं मोस्टली वो आप यूज़ कर सकें। ठीक है। एंड देन CSS स्टार्ट किया। CSS में भी एक लेक्चर मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ, और आज का लेक्चर जो है वो मोस्टली होगा CSS सेलेक्टर्स पे। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए आपको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहला सेलेक्टर, उसके बाद वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, और उसके बाद उसकी वैल्यू। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमारा फोकस है वो इस वीडियो के लिए वो है सेलेक्टर्स। ठीक है। तो अच्छा, पिछली तमाम वीडियोस अगर आप बिल्कुल नए हैं, तो आप अगर बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये वीडियो, तो मैं आपको बता दूं कि ये फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स है, और इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट सिखाऊंगा मैं, फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द लेवल कि आप लोग एक वेब पेज इजीली क्रिएट कर सकें इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो आप लोगों को HTML का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो आपने वो जाके फॉलो करना है इन केस अगर आपने नहीं देखा अब तक तो। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको अपने VS कोड में ले जाता हूँ। ठीक है, जहाँ मैंने कुछ सारी हरकतें की हैं, बट फ़िलहाल मैं आपको जस्ट HTML दिखाता हूँ बाई कमेंटिंग दिस CSS। ठीक है, मैं इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ एंड जस्ट सेव करा के। और मैंने लाइव सर्वर एक्सटेंशन यूज़ किया हुआ है, जो मैं ऑलरेडी बार बार बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ये जस्ट मैंने एक सिंपल सा एक वेब पेज बनाया है। ठीक है। तो सिंपल सा एक वेब पेज है जिसके अंदर ये हेडर है। ठीक है, जिसके अंदर नेविगेशन बार है या नेव मेन्यू है। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत HTML5 के टैग्स भी यूज़ किए हैं। ठीक है। मैंने बताया था आप लोग को अपने लेक्चर नंबर 6 में, जहाँ मैंने इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट का जिक्र किया था, वहाँ मैंने आपको बताया था HTML5 के कुछ टैग्स जो कि आप लोग को जो है वो SEO फ्रेंडली या सर्च इंजन्स को आप इजीली जो है वो रैंकिंग आपकी अच्छी होने के लिए वेबसाइट की आप लोग जो है वो ये टैग्स यूज़ करते हैं। ठीक है। एक्चुअली में ये सिमेंटिक टैग्स हैं, और इनका जो पर्पस है वो स्ट्रक्चर से कोई नहीं है। स्ट्रक्चर के लिए आपके यही H1 UL, ठीक है, OL जो सारे मैंने बताए वही सब है, फॉर्म वगैरह। बट ये आपके सिमेंटिक टैग्स हैं जो कि आपकी जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है उस पर वर्क करते हैं। ठीक है। तो हेडर टैग मैंने दिया है। उस हेडर टैग का पर्पस सिर्फ ये है कि ये बताने के लिए कि भाई ये पेज का हेडर है। ठीक है। उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग नैव बार यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। तो नैव बार भी आ गया इसके अंदर। ठीक है। नैव नैव जो आपका जो एलिमेंट है, ये नैव के लिए नेविगेशन बार के लिए यूज़ होता है। ठीक है। इसके अंदर मैंने एक डिव दिया है, उस डिव के अंदर मैंने एक UL दिया है, उसके अंदर LI, और LI के अंदर एंकर टैग्स लिंक लगाने के लिए। ठीक है। ये सारी पीछे की चीज़ें सारी, बट आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये जो मैंने आपको अब तक ये जो चीज़ यहाँ तक जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चीज़ मेरे वेब पेज में, ये चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट की हुई है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और सेक्शन आता है, यहाँ से मेरा मेन कंटेंट शुरू हो रहा है, तो मैंने मेन का एक जो है वो टैग लगा दिया है। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया है अपने वर्क को। आप आर्टिकल का टैग भी लगा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल का टैग भी यूज़ होता है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने ये सेक्शन बनाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेक्शन, सॉरी ये सेक्शन खाली। ठीक है। अगर आप इस सेक्शन को देखें तो ये सेक्शन आपके पेज में ये वाला पार्ट है, ये सारा फॉर्म से पहले पहले तक का जितना भी कुछ है ये आपका ये वाला सेक्शन है, जिसके अंदर एक H1 है और 2 पैराग्राफ टैग्स हैं। ठीक है। देन उसके बाद अभी ये सब आपने इग्नोर करना है, PID वगैरह क्या दी हुई है वो सब। उसके बाद मैंने एक थर्ड सेक्शन बनाया है जो प्योरली फॉर्म है। ठीक है। जो प्योरली फॉर्म का सेक्शन है, और इस फॉर्म के सेक्शन को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है। ये सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है। तो ये वो तमाम सेक्शन है जो आप लोग जो है वो इस पार्ट को देख रहे हैं, ये जो सारा का सारा ये जो बटन तक है, ये सारा आप ये फॉर्म सेक्शन को देख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने और कुछ नहीं बनाया, और मेरा जो है वो वेब पेज जो है वो एम्प्टी हो चुका है। बॉडी का टैग और HTML का टैग आ चुका है। ठीक है। तो ये जस्ट HTML थी। अब मैं आप लोग को स्टाइलिंग की तरफ ले आता हूँ, और मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ये बात बताई थी कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट आप कैसे बनाते हैं और उसको अपने HTML फाइल में लिंक कैसे करते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग। ठीक है। तो
तीन टाइप्स थी, अगर किसी को याद नहीं तो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। एक थी इनलाइन स्टाइलिंग, दूसरी थी हमारी जो है वो इम्बेड स्टाइलिंग, जिसको मैंने ऑन पेज स्टाइलिंग कहा था, उसका जो सेकंड नेम है वो है इम्बेड स्टाइलिंग, ठीक है। इम्बेडेड स्टाइलिंग, इम्बेडेड स्टाइलिंग में क्या होता है, जस्ट आप हेड के अंदर ही एक जो है वो, इससे पहले, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे आप सिंपल एक स्टाइल का टैग लगाते हैं, सॉरी, स्टाइल का टैग लगाते हैं, और जो आपकी प्रॉपर्टीज आपने CSS में डिफाइन करनी है वो आप यहाँ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जिस मैंने चूँकि नहीं लगाना, मैंने ऑलरेडी जो है वो एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई हुई है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं आपको वेब पेज भी दिखा देता हूँ कि वेब पेज कैसा दिख रहा है इस वक्त, ठीक है। तो ये जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी दिख रहा है, ठीक है। अभी हम इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़, तो चूँकि मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ या प्रॉपर्टी नेम्स वगैरह नहीं बताया, तो आपने बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा। फिलहाल आपने बस इतना देखना है कि हम सेलेक्टर्स जो करने लगे हैं वो क्या है, ठीक है। सबसे पहला सेलेक्टर आता है आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब है कि ये स्टैटिक साइन या वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के थ्रू जो भी हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं ये हमारे पेज पर मौजूद तमाम एलिमेंट्स पर अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। यानी ये यूनिवर्सल है, ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे नहीं है, ये तमाम एलिमेंट पे पेज पर आप लोग जब भी अप्लाई करेंगे, जब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होगी, इस स्टैटिक साइन के अंदर जो प्रॉपर्टी होगी, या इस स्टैटिक के थ्रू जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, या यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू जिसको हम सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी इसमें होंगी वो सारी के सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई होंगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाला हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये यूज़ कर रहा होता हूँ अपनी वीडियोज़ में, और मैंने यूज़ भी काफ़ी किया है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कराई हैं या की हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग अब तक फेमिलियर हो चुके होंगे, वो तमाम स्टूडेंट जो मेरे साथ अब तक फॉलो करते हुए यहाँ तक आए हैं वो तो काफ़ी फेमिलियर होंगे इस चीज़ से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ पर्सनली भी जो माशाल्लाह बहुत अच्छा जानते हैं चीज़ों को, तो वो भी इस चीज़ से फेमिलियर होंगे। तो ज़्यादा वेस्ट टाइम ना करते हुए, बैकग्राउंड कलर का मतलब है कि बैकग्राउंड जो भी आपके जो एलिमेंट का जो कंटेनर है उसका जो बैकग्राउंड होगा वो चेंज हो जाएगा, और कलर का मतलब उसके फॉन्ट का कलर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल के अंदर वैल्यू दी है ब्लैक कलर बैकग्राउंड में और वाइट कलर टेक्स्ट में, ठीक है। उसके बाद मैंने H1 और P जो मैंने अपने एलिमेंट्स में यूज़ किए हुए हैं, जो कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है अपने सेक्शन टैग के अंदर, ठीक है। इस सेक्शन टैग के अंदर जो मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यूनिवर्सल अगर आपको समझ आ गया होगा तो अब हम आते हैं सेकंड पे, जो कि है एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। अब एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब ये क्या है कि मैं जो एलिमेंट चाहता हूँ मैं उस एलिमेंट को सेलेक्ट करता हूँ। लेट से मैंने H1 को सेलेक्ट किया, और अगर आप लोग जानते हो तो H1 की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है कि उसका फॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल्स होता है नॉर्मली, और उसका जो फॉन्ट वेट होता है वो बोल्ड होता है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो जो भी H1 है ना वो कम्प्लीटली जो है वो कैपिटलाइज हो, यानी कैपिटल में हो सारा का सारा, यानी कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि हर अल्फ़ाबेट का फर्स्ट जो है ना वो कैपिटल होगा, ठीक है। मोर ऑन दैट जब हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो मैं सारा कुछ बताऊंगा, बट फॉर टाइमिंग आप इतना अज्यूम कर लें कि कैपिटलाइज का मतलब ये है कि जो भी आपकी वैल्यू, जो भी आपका वर्ड जो शुरू हो रहा है उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होगा, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब मैं इसको ज़रा, सॉरी, माय बैड। तो पेज पे ज़रा हम आते हैं, तो पेज को देखें अगर आप, तो वेलकम टू सोशल मीडिया ऐप, ठीक है। ये मेरा जो H1 है, ये H1 किसके अंदर आ रहा है, ये H1 मेरा एक तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। अगर मैं जस्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर को ऑफ करूं, ठीक है, फॉर टाइम बिंग मैं इसको लेट से कि मैं कमेंट करता हूं। मैंने कमेंट करना भी सिखाया था आप लोगों को, ठीक है, अपनी लास्ट वीडियो में CSS कमेंट बताया था मैंने आप लोगों को। तो मैं इसको जैसे ही कमेंट करूँगा और मैं देखूँगा तो मेरी जो जो कि मेरी हेडिंग है वो क्या हो चुकी है, लेफ़्ट अलाइंड हो चुकी है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट अलाइंड होती है, मुझे सेंटर करनी थी तो मैंने क्या किया कि लेफ़्ट अलाइन को हटा दिया और सेंटर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया सिंगल एलिमेंट पे। अब लेट्स से कि मैं बहुत सारे एलिमेंट्स पे चाहता हूँ सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना, तो मैं एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ बाय एडिंग कॉमा, ठीक है। जस्ट कॉमा लगाऊंगा एंड मैं एक से ज़्यादा एलिमेंट को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे किया है कि भाई H1 पे और P पे ये वैल्यू अप्लाई कर दो, ठीक है। मैं इसको सेव कराता हूँ और आपको मैं पेज पे भी दिखाता हूँ पेज पे क्या हो रहा है। तो इफ़ यू नाउ जस्ट सी कि पेज पे जो है, अब आप लोग ये थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे ये क्या हो रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं इसको भी सेट करता हूँ एंड मैं इसको सेट कर देता हूँ बाय, मैंने यहाँ नीचे इसको सेलेक्ट किया हुआ आई गेस, ऑलराइट। तो मैं चूँकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हों, और मैं चाहता हूँ कि भाई
मेरे मामला ख़राब ना हो तो मैं यहाँ पे सिंपल ये प्रॉपर्टी लगा दूंगा अपनी प्रॉपर्टी के आगे, मैं ये चीज़ ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे क्या हुआ, ये वर्क नहीं करा, क्यों वर्क नहीं करा इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसने वर्क क्यों नहीं किया, इसलिए वर्क नहीं किया कि मैंने सेमीकोलन पहले लगा दिया था, ठीक है। अब इसने वर्क करना है। अच्छा, इसको व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये मैंने क्या किया, इसके साथ कुछ छेड़खानी कर दी, क्या किया मैंने ऑलराइट, इट मस्ट वर्क, वर्क करना चाहिए इसको, बट आई डोंट नो कि क्यों नहीं वर्क कर रहा। लेट मी सी दिस पैराग्राफ, की पैराग्राफ कर क्या रहा है, एंड मैं समझ गया मसला कहाँ आ रहा है। एक्चुअल में मसला ये आ रहा है कि मुझे ये इंपॉर्टेंट की प्रॉपर्टी कलर पे नहीं बल्कि ये मुझे लगानी है इस पे बैकग्राउंड कलर, और मैं इसको जब सेव कराऊंगा तो मेरा जो पेज है वो सही वर्क करेगा। यानी मैं आप लोगों को जस्ट ये दिखाना चाह रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम इस पे थोड़ी देर में ही जो है वो देखेंगे कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी कब जो है वो ओवरराइड हो जाती है, ठीक है। तो वो सारा हम देखेंगे, बट फिलहाल आप लोगों को 3 सेलेक्टर्स समझ आ गए होंगे। और वो 3 सेलेक्टर्स क्या थे, वो 3 सेलेक्टर्स हैं कि भाई यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, उसके बाद हम एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स को किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल एक कॉमा लगाकर, ठीक है। उसके बाद आईडी सेलेक्टर है एंड क्लास सेलेक्टर है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि क्या होता है, ठीक है। आई थिंक दूसरी तीसरी वीडियो से ही मैंने आपको बताना शुरू कर दिया था, बट मैंने कहा था कि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इन द सी एस एस, तो मैं सी एस एस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मज़ीद। जब भी आपको कोई क्लास बनानी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग क्लासेस बनाते हैं, या अगर आप क्लासेस खुद क्रिएट नहीं करते तो जब आप बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ आपको क्लासेस का यूज़ होता ही होता है, ठीक है। इवन अगर आप गूगल फॉन्ट ऑसम से भी कोई गूगल फॉन्ट यूज़ करते हैं, फॉन्ट ऑसम से आपने आइकन्स उठाने होते हैं अगर, तो वहाँ भी आप क्लासेस का ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्लासेस का आपको पता होना चाहिए क्लासेस का रोल क्या है। कोई भी जब क्लास आपने बनानी है तो आपने सिंपल इस पीरियड साइन को यूज़ करना है, यानी डॉट साइन को, उसके बाद क्लास का नेम और उसके अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन कर देनी है, ठीक है। अब जब आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे, जैसे हेड मैंने यहाँ क्रिएट की और उसके अंदर एक कलर मैंने डिफाइन किया है कि कलर ग्रीन है, ठीक है। तो अब मैं अपने जिस जिस एलिमेंट पे चाहूँ ना उस पर ये क्लास अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डिव में दिया हुआ है, देखें सेक्शन के अंदर डिव के अंदर क्लास हेड यूज़ की है, नेव बार के अंदर क्लास हेड यूज़ की है, इसके बाद दूसरे सेक्शन के अंदर भी डिव के अंदर क्लास हेड यूज़ की है, ठीक है। तो ये मैं जितने एलिमेंट्स पे चाहूँ सेम क्लास अप्लाई कर सकता हूँ, और आप एक से ज़्यादा क्लासेस भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट पे। जस्ट क्लास के नेम के बाद एक स्पेस दें और दूसरी क्लास यहाँ पर लिख दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास ऐसी है जो आपका जैसे 2 वर्ड्स हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड कलर पूरा पूरा अगर डिफाइन करना चाहते हैं, लेट से कि भाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब हम लोग प्रोफेशनली कोई काम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल पार्ट के लिए इंडिविजुअल क्लास बना लेते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ फॉन्ट चाहते हैं तो हम फॉन्ट के लिए फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड के लिए हम एक क्लास बना लेते हैं। इटैलिक करना चाहते हैं किसी को तो हम इटैलिक के लिए एक क्लास बना लेते हैं। जब हम फॉन्ट साइज एक पर्टिकुलर फॉन्ट साइज रखना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज फना करके और हम वो क्लास बना लेते हैं, ठीक है। तो जब आपके एक से ज़्यादा मतलब के वर्ड्स होंगे एक क्लास में तो वहाँ पे आप जो है वो डैश साइन या इसको माइनस साइन कहते हैं हम, ठीक है, इस साइन को यूज़ करते हुए बीच में, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये मैं ऐसा कर सकता हूँ। ऑल्दो ये भी मेरी कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं करती तो कुछ भी नहीं वर्क करेगा। अब जाहिर है मैं इस चीज़ को उठाऊंगा, डॉट लगाऊंगा, यही नेम यूज़ करके इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी डाल सकता हूँ बैकग्राउंड कलर की, ठीक है। तो ये मैं कर सकता हूँ। एक से ज़्यादा क्लासेस आप हर एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं और एक ही क्लास को आप एक से ज़्यादा एलिमेंट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लास का। अब हम थोड़ा सा आते हैं सेक्शन की तरफ, सॉरी आईडी की तरफ। तो आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, आईडी भी मैंने आप लोगों को बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि आईडी जब आपको क्रिएट करनी होगी तो आईडी के लिए आप सिंपल हैश का या पाउंड का सिंबल कहलाता है ये, इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद उसका नाम, आईडी का नाम, और उस आईडी के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ आपने डिफाइन करनी है, ठीक है। तो अब आईडी में और क्लास में बेसिक डिफरेंस क्या है ज़रा उसको समझ लें। आईडी के अंदर आईडी आप एक से ज़्यादा एलिमेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते, हर एलिमेंट की एक ही आईडी होगी। किसी भी एलिमेंट की आईडी अगर आपने किसी दूसरे एलिमेंट को देने की कोशिश की तो आपके
एरर्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आईडी हर एलिमेंट की यूनिक होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, एक ही आईडी आपने यूज़ करनी है एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, आप एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा आईडी नहीं दे सकते, और एक एलिमेंट को जो आपने आईडी दे दी, अब वो आईडी आप किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकते, जबकि क्लासेस के साथ ऐसा नहीं होता। क्लास में आप एक ही एलिमेंट पे एक से ज़्यादा क्लासेस भी अप्लाई कर सकते हैं स्पेस देकर, और एक ही क्लास को आप मल्टीपल एलिमेंट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक से डिफरेंस है क्लास और आईडी के दरमियान में। ठीक है, रोल इनका भी वही सेलेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने एक दूसरे सेलेक्टर पे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आप लोगों को 5 सेलेक्टर्स बता दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेट्स से कि हम चाहते हैं कि यार हमारा चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है, अब जैसे अभी तो चलें, ये जो जितना पढ़ा है हमने ये हो गया सिंगल एलिमेंट्स के लिए, कि भाई एक ही एलिमेंट है उसको सेलेक्ट किया, या क्लास लगा के सेलेक्ट किया, या आईडी लगा के सेलेक्ट किया। व्हाट इफ़ कि अगर हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट्स आ जाएं, यानी अगर एक ही एलिमेंट के अंदर एलिमेंट है फिर उसके अंदर एक और एलिमेंट है, जैसे हमारे केस में यहाँ पे HTML में हमने यहाँ पे ये नैव यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये नैव यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो इफ़ यू जस्ट सी कि भाई हेडर के अंदर नैव है, नैव के अंदर एक डिव है, डिव के अंदर एक यूएल है, यूएल के अंदर फिर एलआई है, एलआई के अंदर फिर एंकर टैग है। तो अब अगर मैं इस के अंदर ये लेट से कि इस नैव बार को एक आईडी देता हूँ, तो इसकी जो भी प्रॉपर्टी मैं दूंगा ना, वो मेरे इन एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं जस्ट इसको टारगेट कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं होगी इन एलिमेंट्स पर। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। नेस्टिंग का हमें बेनिफिट भी होता है, लॉस भी होता है। नेस्टिंग में जब हम नेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा फिर एहतियात करना पड़ता है चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो वहाँ पर जो सेलेक्टर्स यूज़ होते हैं वो होते हैं चाइल्ड सेलेक्टर्स। ठीक है, जैसे मेरे केस में मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है लिस्ट के अंदर ए। ठीक है, अभी जब मैंने आपको पेज पे जब स्टाइलिंग नहीं थी तो आपने देखा था कि लिस्ट के जो आइटम्स थे उनमें डिस्क बनी हुई आ रही थी। ठीक है, लेकिन अब जब मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है, तो अब आप अगर देखें तो यहाँ पर कोई भी जो है वो डिस्क नहीं बनी हुई। ठीक है, मैंने डिस्क को हाइड नहीं किया, मैंने डिस्क को कोई कलर लगा के नहीं गायब किया हुआ, मैंने डिस्क को ख़त्म ही कर दिया है। ठीक है, वो कैसे ख़त्म किया है, वो ख़त्म कैसे किया है, वो तो चलें पार्ट है हमारा प्रॉपर्टी का, वो तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लें, यानी आपने इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं डरना। ठीक है, सॉरी, डिस्क के बारे में बता रहा था मैं आपको, आई एम सॉरी। ये रहा। तो मैंने यू एल को सेलेक्ट किया, यू एल के स्पेस के बाद जो मैंने एल आई लिखा ना, इसका मतलब ये है कि यू एल के अंदर जो भी एल आई हैं उनको आप टारगेट करो, और उसकी जो स्टाइल टाइप है ये लिस्ट स्टाइल टाइप है। ठीक है, जब भी आपको लिस्ट स्टाइल टाइप के साथ यानी लिस्ट स्टाइल में कुछ भी आपको चेंज करना है, चाहे ओ एल में चेंज करना हो चाहे यू एल में चेंज करना हो, आपने इसी को यूज़ करना है, लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, अगर आपने ओ एल यूज़ किया हुआ है तो आप रोमन में कर सकते हैं, नॉर्मल नंबरिंग में कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट में कर सकते हैं, ABCD स्मॉल में कर सकते हैं, ABCD में। ठीक है, इसी तरह जब आप यू एल में हैं तो आप डिस्क हैं, स्क्वायर है, सर्कल है। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, आप वो जब हम लोग प्रॉपर्टीज पाएंगे एक्सप्लोर करेंगे उस चीज़ को। बट फॉर टाइमिंग आप इतना समझ लेंगे, जब भी आपने स्टाइलिंग को जो स्टाइलिंग का जो बेसिक फॉर्मेट है उसको ख़त्म करना है, तो आपने लिस्ट स्टाइल टाइप को जो है वो नन कर देना है। ठीक है, इससे होगा ये कि आपकी स्टाइलिंग पे जो है वो बुलेट पॉइंट्स, या अगर ये ऑर्डर लिस्ट होती तो इसकी नंबरिंग ख़त्म हो जाती। अच्छा, अब ये चीज़ सेलेक्टर है चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, यानी स्पेस दे के मैं अगर चाहता हूँ कि एक से ज़्यादा एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल पहला एलिमेंट लूँगा, उसके अंदर उसके आगे स्पेस लगाऊंगा, दूसरे एलिमेंट को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, यानी एल आई, यानी कि अगर आपने देखा हो मेरा HTML, अगर मैं आपको कोड दिखाऊं, तो आपने अगर नेव बार का देखा हो, नेव बार के एल आई के अंदर ए है। ठीक है, तो एल आई के अंदर ए का मतलब क्या हुआ, अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है। मुझे ए पर आपको पता हो कि एंकर टैग बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उनका जो कलर होता है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और उन पर टेक्स्ट डेकोरेशन यानी उन पर अंडरलाइन आ जाती है। तो ज़ाहिर है मुझे अपने जो है वो इस पेज के अंदर मुझे इनको अंडरलाइन नहीं करना है, मुझे इसको क्लिकेबल लिंक ज़रूर रखना है, लेकिन मुझे इसको अंडरलाइन नहीं करना। ठीक है, तो अंडरलाइन को ख़त्म करने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, इसको कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लें कि इस तक पहुँचेंगे कैसे। तो एल आई, फिर ये ग्रेटर देन का साइन, और फिर ये ए। ठीक है, ऑल दो यू एल एल यानी स्पेस वाले में और इस ग्रेटर देन साइन वाले में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ऑल दो ये दोनों के दोनों जो है वो मोर और लेस सेम सेम वर्क कर रहे होते हैं, बट टू
इलस्ट्रेट द डिफरेंस, ठीक है, मैं आप लोगों को जो है वो W3 स्कूल्स के रेफरेंस पे भी ले जाता हूँ। W3 स्कूल एंड CSS सेलेक्टर, ठीक है। तो CSS सेलेक्टर पे हम आए एंड एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं ताकि ये पेज लोड हो जाए। और राइट, तो ये हैं कुछ डिफरेंट CSS सेलेक्टर्स जो कि हमें बड़ी कोई, मुझे इसका टेबल चाहिए था, इसका टेबल 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 या टेबल यहाँ पे है, बट इसमें इन्होंने कम ही सेलेक्टर्स दिए हुए। लेट मी चेक इट अगेन। ओके, मैं इसको दोबारा से चेक करता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको सिंपल सेलेक्ट करता हूँ, W3 स्कूल्स नहीं लिखता, ठीक है। आप किसी भी सोर्स से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, मटेरियल आपके हाथ में होता है, आप किसी भी सोर्स से स्टडी करना चाहें, गूगल बाबा जिंदाबाद, ठीक है। CSS सेलेक्टर्स में लेट से लिखता हूँ और सेलेक्टर्स रेफरेंस, ठीक है, आप ये लो, ठीक है। तो ये टेबल आ चुका है, और अगर आप इसको देखें तो जिस प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताने के लिए स्पेशली टेबल खोला है वो है जस्ट आपकी एक ये प्रॉपर्टी और फिर एक ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके दरमियान का डिफरेंस थोड़ा सा आप देख लें कि अगर जैसे डिफ और स्पेस p है तो क्या कह रहा है कि सेलेक्ट ऑल p एलिमेंट्स इनसाइड div एलिमेंट, ठीक है। यानी कि ये चीज़ करने का पर्पस ये होता है कि div के अंदर जितने भी p है ना उनको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और div ग्रेटर देन p का मतलब ये क्या है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सेलेक्ट ऑल p एलिमेंट्स वेयर द पेरेंट इज अ div एलिमेंट। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि भाई लेट्स से कि बज़ाहिर तो डिफरेंस कोई भी नहीं है, ठीक है, बट ये चीज़ जब आप ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे होंगे वो आप यूज़ कर रहे होंगे लिस्ट के अंदर, जब आप एंकर टैग यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे, और ये चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है वहाँ पर उसको डील करने के लिए यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो बज़ाहिर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने आप लोगों को करके भी दिखा दिया और मैंने आपको रेफरेंस से ही बता दिया, ठीक है। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है तो मेरे हिसाब से अब तक उसका वो क्वेश्चन हल हो गया होगा या ख़त्म हो गया होगा। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है आप बिल्कुल जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोई मना नहीं करूँगा इसको, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी हमने कवर कर ली। अब हम लोग आते हैं यूजिंग मल्टीपल सेलेक्टर्स फॉर टारगेटिंग एट स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है, यानी हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं आपको पहले यहाँ दिखाऊं, मैंने यहाँ पे किया भी आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, ये पहले हम 8 वाले को देख लेते हैं, ठीक है, 8 वाले को पहले हम देख लेते हैं, फिर 7 वाला आपको दिखाता हूँ। ओहो, so if you just see the sorry ये वाला selecting element based on attributes, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जो एट्रीब्यूट्स हैं मैं उसके बिहाफ पे जो है वो किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करूँ। जैसे कि मेरे पास ये एक फॉर्म के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनपुट को तो सेलेक्ट करूँ लेकिन सारे इनपुट को सेलेक्ट नहीं करूँ, सिर्फ उसी इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट करूँ जिसकी टाइप सबमिट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह का कुछ सेलेक्टर यूज़ करूँगा। पहले एलिमेंट का नाम बताऊँगा कि कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद इस यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी जो टाइप है वो कंप्लीट में डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने डालनी है वो मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके बाद हम बस एक चीज़ बची है हमारी, ठीक है, कि हम कैसे एक ही मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ यू जस्ट सी दिस थिंग ना, तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया था और जो है वो उसकी क्लास और आईडी जानबूझ कर दी थी मैंने ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ चीज़ें। तो लेट्स से कि मैं एक पहले मैं आपको वो एलिमेंट खोल के भी दिखा देता हूँ कि कौन सा एलिमेंट है जिसमें मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो वो एलिमेंट है हमारा ये वाला पैराग्राफ जिसके अंदर जस्ट वेलकम लिखा हुआ है, ठीक है।
ये जस्ट वेलकम जिसमें लिखा हुआ ये वाला, तो इस पे मैंने आईडी पैरा 1 दी है और क्लास पैरा दी है, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई अब ये तो वो चीज़ है कि जस्ट एक ही एलिमेंट पे ये चीज़ लगी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता कि भाई ये जो आईडी, ये जो डिव है, इस डिव का जो हेड क्लास लगी हुई है, यानी मुझे हर जो है ना, जैसे मैं अगर जस्ट खाली डॉट हेड को टारगेट करूंगा तो सारी क्लास टारगेट हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे एलिमेंट में ये क्लास ऐसा हो जिसकी क्लास डिव हो, और उसी के अंदर एक आईडी हो जिसकी आईडी जो है वो पैरा 1 हो, उसी पैराग्राफ पे ही कोई स्टाइलिंग अप्लाई हो। तो मैं क्या करूँगा, डॉट हेड और स्लैश पैरा 1, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फिर यही एलिमेंट को टारगेट करेगा वो, और कोई एलिमेंट पे नहीं जाएगा, ठीक है। आई थिंक मैंने नहीं की हुई कोई अब तक, नहीं किया हुआ। चलो ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। और इसको तो आई थिंक बंद ही कर देते हैं ना बिला वजह, क्या, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। और लेते हैं हम कि भाई डॉट हेड और फॉरवर्ड स्लैश पैरा 1, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊं कि भाई इसकी प्रॉपर्टी जो है, तो क्या करो कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दो, इसको कैपिट अपर अपर केस कर दो, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे होगा खाली इतना सा कि मेरा जो पैराग्राफ जिस पे वेलकम लिखा हुआ था, मेरा पैराग्राफ जिस पे वेलकम लिखा हुआ था, अब ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, कैपिटल हो चुका है, यानी अपर केस हो चुका है, ऑल अपर हो चुका है, ठीक है। तो ये जस्ट आपको ये दिखाना था कि भाई किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से सेलेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली मैंने कंप्लीट रेफरेंस नहीं बताया हुआ, कंप्लीट रेफरेंस आप W3 स्कूल से देख सकते हैं। इवन जो मैंने बुक आपको रिकमेंड की है उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें डिफाइंड हुई हुई हैं, ठीक है। मैंने जैसे अपने पास से आपको कोशिश की है कि जितना सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँ, ये इतना सारे जो है वो, अच्छा डोंट वरी, मैंने जो भी आप लोगों को बताए हैं ना वो मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है। इतने सारे यूज़ सारे नहीं होते, ठीक है। आप लोग रेयरली कभी आप इतने सारों की चीज़ यूज़ कर रहे होंगे, आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे आप लोग, वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कवर करा दी है, ठीक है। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप सेलेक्टर्स यूज़ कर रहे होंगे वो सेलेक्टर्स मैंने आपको इसी वीडियो में कवर करा दिए हैं। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा टॉपिक है, तो कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, पर छोटी सी चीज़ है कि भाई हम ये कैसे पता करें कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ओवरराइड हुई या नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप खुद पेज को लिख रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज जब आप बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्लासेस के जब आप यूज़ करेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप ने प्री रिटन दी हुई हैं आपको, उसकी वजह से आपके एलिमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई CSS में कौन सी प्रॉपर्टी कब ओवरराइट हो जाती है, यानी किस प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस दी जाती है ब्राउज़र की तरफ से कि भाई इस प्रॉपर्टी को तो अब मैंने छेड़ना ही नहीं है, यानी इस प्रॉपर्टी को तो इस एलिमेंट से हटाना ही नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैंने आपको दिखा दी, करके भी दिखा दी प्रैक्टिकली, ठीक है। वो क्या थी, इम्पोर्टेंट, एक्सक्लेमेशन मार्क और इम्पोर्टेंट। जब भी मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी प्रॉपर्टी चाहे इधर की उधर दुनिया हो जाए, प्रॉपर्टी चेंज ना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं इम्पोर्टेंट लगा दूंगा। इम्पोर्टेंट का मतलब यानी इस एक्सक्लेमेशन साइन के, और इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, बेशक ये कहीं पर भी डिफाइंड हो, ये प्रॉपर्टी मेरी जिस पर इंपॉर्टेंट लगा हुआ होगा ना, ये किसी भी जगह डिफाइंड हो, इवन किसी क्लास के अंदर भी अगर ये डिफाइंड होगी ना, किसी एलिमेंट पे वो क्लास लगी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो तमाम ओवरराइड चेंजेस को इग्नोर करेगा और उस प्रॉपर्टी को ही प्रायोरिटी पे रख के एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सेकंड चीज़ जो कि यानी कि इस इंपॉर्टेंट के बाद क्या चीज़ है जिसको प्रायोरिटी दी जाती है, यानी इंपॉर्टेंट अगर कहीं पे नहीं लगा हुआ तो अब कौन सी चीज़ है जिसको फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी पे दिया जाएगा, वो होती है इनलाइन स्टाइलिंग या एलिमेंट सिलेक्शन के थ्रू जो हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी एलिमेंट सिलेक्शन के थ्रू जो स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, जैसे कि इस केस में एलिमेंट के थ्रू अप्लाई किया हुआ, या इनलाइन स्टाइलिंग यानी कि स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके हम जब कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ अगर इम्पोर्टेंट कहीं पर नहीं लगा हुआ, यानी ये चीज़ अगर कहीं पर नहीं लगी हुई है, तो फिर जो टारगेट किया हुआ एलिमेंट या जो इनलाइन स्टाइलिंग दी हुई है वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। चाहे कोई भी प्रॉपर्टी उसके बाद इसको जो है वो रीराइट हो जाए, लेकिन वही प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट होगी जिस पर जो एलिमेंट पर डायरेक्टली लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आईडी और क्लास में जब कंपैरिजन होता है तो डेफिनेटली चूँकि क्लास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे अप्लाई होती है, तो क्लास की इंपॉर्टेंस कम है, आईडी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो अगर कोई एलिमेंट को हमने पर्टिकुलरली टारगेट नहीं किया हुआ, अगर हमने जो है वो किसी प्रॉपर्टी पे इंपॉर्टेंट भी नहीं लगाया हुआ, तो अब
जो आईडी की प्रॉपर्टी है, यानी अगर बैकग्राउंड कलर एक ही एलिमेंट पे आईडी भी लगी हुई है, एक ही एलिमेंट पे क्लास भी लगी हुई है, उसी का बैकग्राउंड कलर आईडी में भी चेंज हो रहा है, उसी का बैकग्राउंड की कोई और वैल्यू क्लास में भी दी हुई है, तो अब जो बैकग्राउंड कलर की जो आईडी की जो बैकग्राउंड कलर की वैल्यू है वही एग्जीक्यूट होगी, क्लास वाले बैकग्राउंड कलर की वैल्यू को वो इग्नोर कर देगा आपका ब्राउज़र। ठीक है। इसी तरह अगर जस्ट क्लासेस आप डिफाइन करते जा रहे हैं और एलिमेंट पे आपने क्लासेस लगाई हुई हैं, तो जो पिछली क्लास की वैल्यू होगी, अगर उसी एलिमेंट पे दूसरी क्लास लगी हुई है और उसी प्रॉपर्टी को टारगेट किया गया है अगर, तो जो नीचे आने वाली वैल्यू है वो जो है वो ओवरराइड हो जाएगी, यानी नई वाली जो नीचे वाली जो वैल्यू है वो अप्लाई हो जाएगी और पुरानी वाली वैल्यू जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगी। ठीक है। तो ये चार बेसिक रूल्स होते हैं जब आप लोग की प्रॉपर्टी को जो है, यानी कि कौन सी जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रायोरिटी होगी। ठीक है। डेफिनेटली कोई चीज़ आप लोगों को समझ अगर नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, मैंने फेसबुक ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है। तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं ना, आप लोगों ने सवाल करना है, आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। और इन केस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। डेफिनेटली मैंने अभी प्रॉपर्टी जो है वो वैल्यू और प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यूज़ नहीं बताई ज़्यादा, बट बेसिक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है वो बैकग्राउंड कलर बता दी है, वो मैंने आपको कलर की प्रॉपर्टी बता दी है, वो मैंने आपको जो है वो टेक्स्ट अलाइन बताई हुई है, वो मैंने आपको जो है वो अपना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अभी बता दी, टेक्स्ट डेकोरेशन बता दी, लाइन स्टाइल टाइप यानी कि लिस्ट स्टाइल टाइप बता दी। तो आपने इन प्रॉपर्टीज़ के साथ थोड़ा खेलना है यूजिंग द HTML एलिमेंट्स। ठीक है। तो आप इन प्रॉपर्टीज के साथ, और मैंने बॉर्डर बहुत ज़्यादा दफ़ा बताया है, वन पिक सॉलिड या कोई भी कलर आप उसमें दे सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आप जिसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों के साथ प्ले अराउंड करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको मज़ीद कंटिन्यू कर होंगे CSS को, और इसमें हम जो है अब टेक्स्ट की या कलर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिफाइन कर रहे होंगे चीज़ें मज़ीद। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड subscribe the channel. ठीक है। And that's it. All the best.